हेलो स्टूडेंट्स, बेटा हमने लास्ट क्लास में डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन का एनसीईआरटी एग्जाम्पलर किया था। अब देखो बेटा, सीक्वेंस से ही चल रहे हैं हम। अब हम ह्यूमन फिजियोलॉजी का नेक्स्ट चैप्टर ले रहे हैं, दैट इज़ ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, जब कभी भी आप एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सॉल्व कर रहे हो तो साइड में अपने नोट्स को खोल के बैठो, ठीक है। ये जो भी क्वेश्चंस आ रहे हैं उनके थ्रू आप अपने उस पोर्शन में जाओ जहाँ पे अपने नोट्स में वो चीज़ें लिखी हुई हैं और उसको क्विक रिवाइज करो। जैसे मान लो आपको अभी इस क्वेश्चन में आएंगे, अभी देखना आप 13-14 नंबर का क्वेश्चन है, उसमें आपको कैपेसिटीज़ और वॉल्यूम के बारे में पूछा गया है। तो जैसे ही आप ऐसे क्वेश्चंस में आते हो तो बेटा आप फट से उस पार्ट में जाओ, उसको रिवाइज करो और उसके बाद फिर वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। तो इससे क्या होगा, आपका पूरा का पूरा चैप्टर अच्छे से रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। चलो हम वैसे स्टार्ट करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 1 से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहे हैं रेस्पिरेशन इन इंसेक्ट इज कॉल्ड डायरेक्ट बिकॉज। तो आपको सबसे पहले इस क्वेश्चन में जाने से पहले यू शुड नो व्हाट इज इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट रेस्पिरेशन क्या होता है, उसके बाद आपको पता चलेगा बेटा डायरेक्ट रेस्पिरेशन क्या होता है। देखो, इनडायरेक्ट रेस्पिरेशन हमारी बॉडी में होता है। आपको पता है कि बेटा ये हमारी बॉडी है, हमने ये नोज से क्या लिया, इनहेल किया। अब इसके बाद ये हमारा लंग्स वाला पोर्शन है, ये हमने लंग बना लिया। अब आपको पता है बेटा कि जो भी एयर हम इनहेल करते हैं, एयर लंग्स में जाता है, लंग्स के नीचे ब्लड वेसल्स होती हैं, मतलब लंग्स में एल्वियोली होती है, एल्वियोली के नीचे ब्लड वेसल होती है। ये ब्लड वेसल इसे कैरी करती है और हमारे टिश्यूज़ को देती है, करेक्ट। किसको देती है, हमारे टिश्यूज़ को देती है। तो इसमें क्या हुआ बेटा, पहले एयर नोज़ में आया, नोज़ से एल्वियोली में आया, एल्वियोली से ब्लड में आया, देन टिश्यूज़ में आया, देन सेल्स को मिलेगा, ठीक है। तो ये इनडायरेक्ट हो गया। बट डायरेक्ट आप किस में देखते हो बेटा, इंसेक्ट्स में देखते हो। इंसेक्ट में आप डायरेक्ट टिश्यू से एक्सचेंज नहीं होता, सेल से ही एक्सचेंज हो जाता है बेटा। टिश्यू वहाँ पे नहीं होता कि टिश्यू को दिया गया, टिश्यू फिर सेल्स को देगा, नहीं। वहाँ पे डायरेक्ट सेल टू सेल का जो एक्सचेंज होता है वो ट्यूब से होता है। कैसे होता है आप देखो, ये स्पाइरेकल होता है, स्पाइरेकल से एक ट्यूब निकलती है जिसको अपन बोलते हैं ट्रैकिया। ये फर्दर ऐसी छोटी छोटी ट्यूब्स में ब्रेक हो जाती है जिसको हम बोलते हैं ट्रैकियोलर ट्यूब। क्या बोलते हैं इसे हम, ट्रैकियोलर ट्यूब, ठीक है। ये जो ट्रैकियोलर ट्यूब है डायरेक्ट बेटा सेल को आपका ऑक्सीजन या CO2 लेके आएगा, ठीक है। जो भी ऑक्सीजन आ रहा है वो डायरेक्ट सेल पे जाएगा, डायरेक्ट, ठीक है। और जो CO2 इसे भेजना है वो डायरेक्ट इसके थ्रू बाहर निकल जाएगा। तो अब चलो हम इस ऑप्शंस में जाते हैं। ऑप्शन बोल रहा है कि सेल एक्सचेंज O2 CO2 डायरेक्टली विद द एयर इन द ट्यूब्स। और कौन सा ट्यूब, ट्रैकियोलर ट्यूब। बिल्कुल सही बात बेटा, बिल्कुल सही बात। सेकंड देखो, जहाँ कहीं पे भी टिश्यू आया वो तो वैसे ही गलत हो गया बेटा, क्योंकि डायरेक्ट में ना सेल टू ट्यूब एक्सचेंज होता है, ठीक है। तो सेकंड और थर्ड गलत हुए। फिर फोर्थ में देखो बेटा, ट्रैकियल ट्यूब एक्सचेंज O2 CO2 डायरेक्टली विद द हीमोसेल, फिर यहाँ पे टिश्यू आ गया। तो वैसे ना बेटा जो आपका डायरेक्ट होता है ना, डायरेक्ट में सिर्फ आपके सेल से ही एक्सचेंज होने लगता है। तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। आंसर क्या हो जाएगा, ए। फिर सेकंड, रिगार्डिंग द फंक्शन ऑफ अवर रेस्पिरेटरी सिस्टम मार्क द रॉन्ग एंट्री। इनमें से कौन सी एंट्री गलत है, चलो देखते हैं बेटा। ह्यूमिडिफाई द एयर, बिल्कुल सही बात है बेटा। आप क्या करते हो, एक्चुअली आप ड्राई एयर इनटेक करते हो, ठीक है। बट जब वो आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम में जाती है ना तो वो ह्यूमिडिफाई हो जाती है, मतलब उसमें मॉइस्चर ऐड हो जाता है। मॉइस्चर ऐड होने की वजह से वो जो आपकी एयर है वो ह्यूमिडिफाई हो जाती है। और ह्यूमिडिफाई करना बहुत ज़रूरी होता है, अदरवाइज़ क्या होगा, जो आपका ट्रैकिया सिस्टम है ना बेटा वो कोलैप्स हो जाता है। ये आप MBBS में पढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट है वार्म अप द एयर। वार्म अप द एयर बेटा बिल्कुल सही बात है। आपने मान लो आपने बहुत ही ज़्यादा ठंडी प्लेस पे आप गए, वहाँ पे बहुत ठंडी हवा थी। अब उस ठंडी ठंडी हवा को आप अंदर ले लोगे तो आपका जो बॉडी सिस्टम है वो, मतलब बॉडी के जो एंजाइम्स हैं वो उस टेम्परेचर पे काम नहीं कर पाएंगे। तो आपकी जो एयर है ना, जब आप नॉस्ट्रिल से लेते हो अंदर नेजल कैविटी में, तो वो क्या करती है, उसको अकॉर्डिंग टू योर बॉडी टेम्परेचर मेंटेन कर देती है, ठीक है बेटा। तो ये जो आपका सेकंड है ये भी बिल्कुल सही है कि 37 डिग्री पे आपके एयर को मेंटेन कर देगी, जो आपका बॉडी टेम्परेचर होता है। एक्सचेंज बिल्कुल बेटा, जो आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है उससे ही तो एक्सचेंज होता है गैसेस का। एल्वियोली से ब्लड वेसल में जाएगा, ब्लड से आपका
फिर से बैक टू एल्वियोली आएगा। तो आंसर ये वाला सी भी सही है। क्लीन अप दी एयर, बिल्कुल सही बात है बेटा। नेजल कैविटी में छोटे छोटे से छोटे छोटे हेयर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, डस्ट को ट्रैप कर लेते हैं। और म्यूकस भी होता है ना बेटा, वो भी डस्ट को ट्रैप कर लेता है। तो इसमें ना चारों ऑप्शन सही है बेटा। तो ये क्वेश्चन ही आपको ठीक से नहीं पूछा गया है, इसको थोड़ा मॉडिफाई करके पूछ सकता था, तो इससे शायद कोई आंसर निकलता। तो इसमें सारे ऑप्शन सही हैं। थर्ड में आते हैं बेटा, इफ़ अ पर्सन सफ़र पंचर इन हिज चेस्ट कैविटी इन एन एक्सीडेंट विदाउट एनी डैमेज टू अ लंग। बेटा आपको पता है चेस्ट कैविटी क्या होता है? देखो चेस्ट कैविटी ना एक एयर टाइट चैम्बर है, ठीक है। एयर टाइट कैसे है बेटा? आगे की ओर स्टर्नम होता है, आगे की ओर स्टर्नम होता है, पीछे की ओर वर्टिब्रल कॉलम होता है, नीचे डायफ्राम होता है, ऊपर कॉलर बोन होती है और साइड में क्या होती है, रिब बोन्स होती हैं, ठीक है। ये एक एयर टाइट चेम्बर है। एयर टाइट चेम्बर जानबूझ के बनाया जाता है ताकि यहाँ पे एक पर्टिकुलर प्रेशर मेंटेन हो सके, ठीक। अब आपको पता है बेटा, कभी भी एयर आप इनहेल करते हो तो वो कहाँ से कहाँ मूव करती है? हाई प्रेशर से लो की ओर मूव करती है। बट इफ़ इन केस यहाँ पे पंचर हो गया, इस चेस्ट कैविटी में पंचर हो गया, अभी एयर टाइट नहीं है, तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, प्रेशर हाई हो जाएगा। प्रेशर क्या हो जाएगा? हाई हो जाएगा। प्रेशर हाई होने की वजह से जो एयर है वो अंदर आ नहीं पाएगी और इससे ब्रीदिंग रुक जाएगी। सीसेशन का मतलब होता है स्टॉप। तो आंसर हो जाएगा ये, इंसान की डेथ हो जाती है बेटा ऐसे में, ठीक है। फोर्थ में इट इज़ नोन दैट एक्सपोजर टू कार्बन मोनोऑक्साइड इज़ हार्मफुल टू एनिमल। क्यों बेटा, क्यों बोला जाता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड को इनहेल नहीं करना चाहिए? एक्चुअली क्या है, जो कार्बन मोनोऑक्साइड यानी CO, इसको कौन ज़्यादा प्यार करता है? HB, ठीक है। HB एक्चुअली ऑक्सीजन को भी प्यार करता है, बट ऑक्सीजन से ज़्यादा प्यार किसको करता है? कार्बन मोनोऑक्साइड को। इसके लिए ज़्यादा एफिनिटी है, बहुत ज़्यादा एफिनिटी, मतलब आप बोल सकते हो 200 से 250 ज़्यादा टाइम्स ज़्यादा एफिनिटी है इस कार्बन मोनोऑक्साइड की हीमोग्लोबिन को लेके, ठीक है। तो उसके कारण क्या होता है बेटा, जो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से बाइंड था वो इसको छोड़ देता है, ऑक्सीजन को बोलता है मैं अब तेरे साथ नहीं रहना चाहता क्योंकि अब मुझे कार्बन मोनोऑक्साइड मिल गया। तो वो क्या करेगा बेटा, हीमोग्लोबिन कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ ट्रैवल करने लगेगा और ऑक्सीजन को ट्रैवल करवाने वाला कोई बचा ही नहीं। तो इससे क्या हो जाएगा बेटा, आपका ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट हैम्पर हो जाएगा। तो फोर्थ का आंसर बी हो गया। फिफ्थ में आओ, मार्क द ट्रू स्टेटमेंट अमॉन्ग द फॉलोइंग विथ रेफरेंस टू नॉर्मल ब्रीदिंग। ये बेटा आप तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप समझना। जब आप इनहेलेशन करते हो, इनहेलेशन के वक्त आप ना मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करते हो। क्या कॉन्ट्रैक्ट करते हो बेटा? मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करते हो। और एक्सहेलेशन में मसल्स रिलैक्स होती हैं, ठीक है, मसल्स रिलैक्स होती हैं। तो जब कभी भी कोई कॉन्ट्रैक्शन होता है तो उसके लिए एनर्जी चाहिए होती है, और एनर्जी, जब कहीं पे भी आप एनर्जी यूज़ कर रहे हो तो वो कैसी प्रोसेस हुई? वो एक्टिव प्रोसेस हुई, ठीक। और जब कभी भी मसल रिलैक्स होते हैं तो इसके लिए कोई एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती, इसका मतलब ये पैसिव प्रोसेस होता है। तो ये क्या हो जाएगा, इंस्पिरेशन इज एक्टिव वेयर एज एक्सपिरेशन इज पैसिव। सिक्स्थ में आओ, पर्सन ब्रीथ इन सम वॉल्यूम ऑफ एयर बाय फोर्स्ड इंस्पिरेशन आफ्टर हैविंग अ फोर्स्ड एक्सपिरेशन। बेटा ये डेफिनेशन ही है वाइटल कैपेसिटी की। वाइटल कैपेसिटी बोलता है फोर्स एक्सहेलेशन करने के बाद आप कितना अमाउंट ऑफ एयर अंदर ले सकते हो, दैट इज़ वाइटल कैपेसिटी। तो देखो बेटा कितना अमाउंट ऑफ एयर आप अंदर ले सकते हो। एक तो फोर्स एक्सपिरेशन से आपने क्या बाहर किया, ERV बाहर किया, TV तो आपने बाहर किया ही ना, क्योंकि फोर्स एक्सपिरेशन में नॉर्मल तो करोगे और ERV भी करोगे। फिर आपने फोर्स इंस्पिरेशन किया तो IRV अंदर लिया, तो ये वाइटल कैपेसिटी होती है, ठीक है। अब आपने नोट्स खोला है ना, तो आप ये पूरा वाइटल कैपेसिटी एंड वॉल्यूम सब रिवाइज कर लो। सेवेंथ पे आओ, 7 इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा। देखो इसको हम पहले ना समझते हैं कि ये बता क्या रहा है। ऑक्सीजन बाइंडिंग हीमोग्लोबिन के लिए क्या कंडीशन होती है ना। देखो आपको पता है ना बेटा, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व जो होता है जब वो राइट शिफ्ट होता है, यहीं पे समझ लो अभी इससे रिलेटेड 3 क्वेश्चन है। जब कभी भी राइट शिफ्ट होता है तो इसका मतलब ये बताता है CO2 से एफिनिटी,
ठीक है, और ऑक्सीजन से डिसोसिएशन, ठीक है, राइट शिफ्ट में। और लेफ्ट शिफ्ट में इसका उल्टा, क्या, CO2 से डिसोसिएशन और ऑक्सीजन से एफिनिटी। अब पहले हम इसको देख लेते हैं, और नहीं चलो ये वाला ही देख लो, चलो एक देख लो, उसका अपोजिट कर देंगे। क्या होता है, इसको CO2, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 ज़्यादा होता है राइट शिफ्ट में, तब होगा, मतलब जब पार्शियल प्रेशर CO2 का ज़्यादा है तब राइट शिफ्ट होगा बेटा। फिर यदि एसिडिटी ज़्यादा है, या एसिडिटी ज़्यादा है तब राइट शिफ्ट होता है, यानी कि आप कह सकते हो pH लो होना चाहिए, ठीक है, या फिर आप कह सकते हो H+ ज़्यादा होना चाहिए। सेम चीज़ है ना बेटा, -log H+ ही तो pH होता है, और जितना ज़्यादा pH कम होता है उतना ज़्यादा एसिडिटी होता है, ये तो बेसिक चीज़ है, ठीक है। और तीसरा इंपॉर्टेंट चीज़ है टेम्परेचर, टेम्परेचर शुड बी हाई, ठीक है। अब अपन इसका जस्ट अपोजिट कर देते हैं, यहाँ पे इसका जस्ट अपोजिट कर देते हैं, जिसमें ऑक्सीजन की एफिनिटी होगी। पार्शियल CO2 का कम होगा, एसिडिटी लो होनी चाहिए, pH गलत लिखा, pH ज़्यादा होना चाहिए, और H+ क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, ठीक है, और टेम्परेचर कम होना चाहिए। अब इसमें पूछ रहे हैं इनकरेक्ट, कौन सा इनकरेक्ट है, जो ऑक्सीजन को सपोर्ट नहीं करता, जो ऑक्सीजन को सपोर्ट नहीं कर रहा है हीमोग्लोबिन से जुड़ने के लिए। चलो देखते हैं बेटा, और ऑक्सीजन की बात कर लेते हैं। यहाँ पे ऑक्सीजन के बारे में नहीं लिखा, यहाँ पे हाइयर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन होना चाहिए, और यहाँ पे लो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। चलो अब आओ, हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन प्रमोट करता है बेटा, ये तो करेक्ट है स्टेटमेंट। लो CO2 भी प्रमोट करता है, लो टेम्परेचर भी प्रमोट करता है, हाई pH, देखो ध्यान से देखो, हाई pH भी प्रमोट करता है। इसमें चारों ऑप्शन सही हैं, तो ये भी क्वेश्चन आपका गलत पूछा गया है बेटा। इस चीज़ को आप चाहो तो एक जगह मेंशन कर लेना, जो हमने लिखी है यहाँ पे चीज़ें, ठीक है। चलो 8 में आओ, विच इज स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग रेस्पिरेटरी सिस्टम, कौन सी इनकरेक्ट है बेटा, चलो देखते हैं। ईच टर्मिनल ब्रोंक्यूल गिव राइज टू अ नेटवर्क ऑफ ब्रोंकाई, गलत बात है बेटा। जो ब्रोंकाई होती है, प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, वो किसको बर्थ देती है, छोटी ट्यूब को, जिसको बोलते हैं ब्रोंक्यूल, जिसको अपन क्या बोलते हैं, ब्रोंक्यूल। तो यही स्टेटमेंट इनकरेक्ट मिल गया। फिर भी नीचे पढ़ लेते हैं, एल्वियोली हायर हाईली वास्कुलराइज्ड, बिल्कुल सही बात है। लंग्स आर कवर्ड बाय डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन, बिल्कुल सही है बेटा। आपको पता है ना, जो लंग्स होती हैं उनमें 2 मेम्ब्रेन होती है, एक तो एक विसरल प्लूरा होती है, और एक थोड़ी दूर में पैराइटल प्लूरा होती है, और इनके बीच में क्या भरा होता है बेटा, फ्लूइड भरा होता है, जो फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है। तो ये तीनों स्टेटमेंट सही हैं, बट फर्स्ट वाला इनकरेक्ट है। फिर 9th में आते हैं, इंसिडेंस ऑफ एम्फाइसीमा। एम्फाइसीमा बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा नीट पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, क्योंकि ये आपको NCERT में दे रखा है एज अ डिसऑर्डर। तो इसमें क्या होता है बेटा, आपको पता होगा, जो पर्सन बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करता है, उस केस में क्या होता है, जो उसकी एल्वियोली की वॉल है ना, वो डैमेज हो जाती हैं, ऐसे डैमेज हो जाती हैं। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख भी रहा है सेकेंड वाला, कि एल्वियोली वॉल्स आर फाउंड डैमेज, ठीक है। 10th में आओ, रेस्पिरेटरी प्रोसेस इज रेगुलेटेड बाय सर्टेन स्पेशलाइज्ड सेंटर इन अ ब्रेन, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिड्यूस द इंस्पिरेटरी ड्यूरेशन अपॉन स्टिमुलेशन, देखो बेटा ये तो आपको एकदम अच्छे से पता होना चाहिए। दिस इज न्यूमोटैक्सिक सेंटर, ये कहाँ पे होता है, पोन्स वेरोली में होता है। ये क्या करता है बेटा, जो आपका इन्हेलेशन है उसको स्टॉप करता है। जैसे कि मान लो आपने एक लेवल का इन्हेल किया, जोर से इन्हेल करो, अब आप ऐसा तो नहीं होता बेटा इन्हेल करते ही रहते हो, एक समय के बाद आप रुक जाते हो ना। आप खुद सोचो, यदि आप इन्हेल करते रहोगे तो आपका लंग तो बस्ट हो जाएगा। तो इसी वजह से न्यूमोटैक्सिक सेंटर बोलता है भाई बस कर, अब और इन्हेलेशन नहीं करना है, ठीक है। तो 10th का आंसर 2 हो गया। अब देखो ऐसा क्वेश्चन आया ना, तो अब आप पूरे रेगुलेशन को स्टडी कर लो, पूरा रेगुलेशन पढ़ लो, ब्रीदिंग का रेगुलेशन आपके ब्रेन से कैसे होता है वो पूरा स्टडी कर लो, तो आपका ये पोर्शन भी हो जाएगा। फिर 11th में आओ, CO2 डिसोसिएट फ्रॉम कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन व्हेन, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन से कब डिसोसिएट होगा, मतलब हीमोग्लोबिन का साथ CO2 कब छोड़ेगा, जब ऑक्सीजन ज़्यादा होता है बेटा। ऑक्सीजन क्या करता है, ऑक्सीजन दबाव बनाएगा कि मेरी जनता ज़्यादा है, अब तुम इसको छोड़ दो,
तब आपका CO2 डिसोसिएट हो जाएगा बेटा हीमोग्लोबिन से। तो आंसर हो जाएगा बी वाला, ठीक है। मतलब ऐसा है कि CO2 का पल्ला कम है और ऑक्सीजन ज़्यादा है, तो वो ऑटोमेटिकली छोड़ देता है, बोलता है हाँ भाई तेरी लोग ज़्यादा हैं, तू रख ले इसको। 12th, इन ब्रीदिंग मूवमेंट एयर वॉल्यूम कैन बी एस्टिमेटेड बाय, ये तो बेटा बहुत फेमस है स्पायरोमीटर। बट हाँ, इससे एक क्वेश्चन ये बनता है कि स्पायरोमीटर कौन सी वॉल्यूम मेज़र नहीं करता, तो आपको पता होना चाहिए कि रेसिड्यूअल वॉल्यूम ये मेज़र नहीं कर पाता, इसकी वजह से ये TLC भी मेज़र नहीं कर पाएगा और FRC भी, बिकॉज इन दोनों में रेसिड्यूअल वॉल्यूम आते हैं, ठीक है। तो ऐसे भी क्वेश्चंस बनते हैं, इंपॉर्टेंट है। फिर 13th पे आओ, 13 इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, इसमें सारी कैपेसिटीज़ तुम्हारी रिवाइज हो जाएंगी। बोल रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग रिलेशनशिप बिटवीन रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज मार्क। चलो देखते हैं, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी क्या होता है, TV और एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वॉल्यूम ऑफ एयर जो तुम लेते हो IRV, तो ये तो गलत हो गया, ठीक है। वाइटल कैपेसिटी अब भी पढ़ाया था तुम्हें बेटा, TV ERV प्लस IRV, तो ये सही दिया है। थर्ड पे आओ, रेसिड्यूअल वॉल्यूम इज इक्वल्स टू VC माइनस IRV, करके देख लेते हैं बेटा, ये VC है, VC में से IRV माइनस करोगे तो क्या आ रहा है, TV प्लस ERV, बट यहाँ रेसिड्यूअल वॉल्यूम दिया है ना, तो ये तो गलत हो गया। फोर्थ, टाइडल वॉल्यूम इज इक्वल्स टू, ये देखो टाइडल वॉल्यूम इज इक्वल्स टू इंस्पिरेटरी कैपेसिटी माइनस IRV, बिल्कुल सही है बेटा। तो आंसर हो जाएगा, कौन कौन से सही हैं हमारे, सेकेंड और फोर्थ सही हैं, सेकेंड एंड फोर्थ सही है, ये इनकरेक्ट है, ठीक है। चलो अब ये वाले में आओ, अभी जो ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व सीखा है ना उसी पे, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व विल शो अ राइट शिफ्ट इन केस ऑफ, तो मैंने आपको बताया ना कब राइट शिफ्ट देगा, ये देखो लिख देते हैं यहाँ पे, CO2 ज़्यादा होगा, एसिडिटी ज़्यादा होगी और टेम्परेचर ज़्यादा होगा और ऑक्सीजन कम होगा, ठीक है, तब राइट शिफ्ट होगा। तो हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, हाई गलत, लो गलत, लेस H+ कॉन्सेंट्रेशन ये भी गलत बेटा, क्योंकि हाई एसिडिटी मतलब लो pH, ठीक है, लो pH मतलब हाई H+, है ना, ये तो आपको पता ही है, तो आंसर हो जाएगा A। चलो 15th पे आ जाओ फटाफट, चलो देखते हैं। अर्थवॉर्म नाम से ही फेमस है, मॉइस्ट क्यूटिकल्स होते हैं बेटा उसमें। इंसेक्ट्स में क्या होते हैं, ट्रैकिया होता है, ठीक है। फिशेस में क्या होते हैं, गिल्स होते हैं, ठीक है। और जो बर्ड एंड रेप्टाइल्स होते हैं आपके, तो उसमें क्या होगा बेटा, बर्ड एंड रेप्टाइल्स में आपके लंग्स होंगे, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग आप बना लो क्या आपका सही आ रहा है, A का 1, B का 4, C का 2 एंड D का 3, ये। तो देखो बेटा हमने सारे MCQs सॉल्व कर लिए, अब आप इन सबको ना रिवाइज कर लो, सारे डिसऑर्डर्स आप रिवाइज कर लो, ठीक है, बैठ के सारा रेगुलेशन आप देख लो, ठीक है, और आपकी कैपेसिटीज़ देख लो, बस ये फिर चैप्टर फिनिश हो जाएगा। ओके, थैंक यू।